1,50,000 मिसाइल्स हैं. It is a militia trained like a military, almost like a state. हिजबुल्ला वो ब्रह्मास्त्र है अभी ईरान का, वो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है. मैसेज गया है कि साहब देखिए हम क्या कर सकते. इस बार हमने नहीं की. हमारी किस्मत है कि लड़ाई कहीं और हो रही है, बट वो धीरे धीरे चल के यहीं आएगी. आई कैनॉट सी इट गोइंग एनी अदर वे. जो शक्ति संतुलन है जिसके शिखर पर अमेरिका बैठा है, इसको चुनौती दी जा रही है, बगावत हो रही है. इट्स अ रियल चैलेंज टू अमेरिकन पावर. एशिया में हु विल बी दैट हेजमन? विल इट बी चाइना और विल इट बी इंडिया? There can be one hegemon in the balance of power. और ये जो टकराव है ये होगा भारत और चीन के बीच में. इस मसले का हल ढूंढने के लिए ये जो रिश्तों की रूपरेखा बदल रही है बिटवीन द मिडिल पावर्स, ईरान, इजराइल, इंडिया एंड द सुपर पावर्स, दिस इज इन माय व्यू वन ऑफ द बिगर चैलेंज. दे टेक टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे इंडियंस तो वहां बैठे हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, एंड वी तो डोंट मिलिटराइज स्पेस. Stupid policy. The whole world was leveraging space. So when you had a natural advantage in space today on a back foot, अभी डेवलप हो रहा है इस पाकिस्तान. और जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा और allied matters, you need deep debates. How many people in India debate the geopolitics of space? How many can debate the geopolitics of AI? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर. तो वेरी थैंक यू सर फॉर कमिंग अगेन. थैंक यू वैभव. और आज नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को. जय हिंद. थैंक यू सर. सर आज कुछ इश्यूज हैं. एक तो ये जो नूरा कुश्ती कही जा रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, इसके ऊपर बात करेंगे. सर अगर जस्ट टू स्टार्ट विद, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है वो कितनी चेंज हो रही है. हाउ रशिया हैज़ एमर्ज्ड, चाइना ने किस तरह से चीज़ों को चेंज किया है. वो अमेरिका जो एक सोल सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद स्पेशली जो सोल सुपर पावर बन के रह गया था, इट इज़ बीइंग चैलेंज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाय कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान. अब तो सर हुथीज और हिजबुल्ला भी चैलेंज करते हैं अमेरिका को. तो सर ये जो अटैक हुआ है, ये जो स्कर्मिशेस हुए हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? सो माय आप जैसा बोलें, मेरा ये मानना है कि ये जो हम घमासान देख रहे हैं या नूरा कुश्ती जिसे आपने बोला इजराइल और ईरान के बीच, इसके पीछे जो भू राजनीति की जो बदलती तस्वीर है उसकी पृष्ठभूमि भी समझना बहुत ज़रूरी है. दिस ईरान इजराइल कॉन्फ्रंटेशन वुड नॉट हैव हैपेंड इफ जियोपॉलिटिक्स वाज नॉट चेंजिंग इन द बैकग्राउंड. तो मेरा तो ये मानना है कि वो जो बदलती तस्वीर है भू राजनीति की, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ये घमासान है. अब इसमें एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि सर्वप्रथम यू सी व्हेनेवर इन इंटरनेशनल अफेयर्स कहते हैं द मोस्ट डेंजरस मोमेंट इज व्हेन द प्रोटैगनिस्ट स्टार्ट चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम. जब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सबसे खतरनाक क्षण वो है जब जो मुख्य पात्र हैं वो जो खेल के नियम हैं उसको बदली करते हैं. इस बार देखिए क्या दो नियम बदली हुए, सबको पता है, लेकिन दोहराना ज़रूरी है. इजराइल को डर ईरान से बहुत दिनों से है, उसके बढ़ते प्रभाव से है, उसके न्यूक्लियर वेपन से. तो पहले भी साइबर अटैक्स हो चुके हैं, स्टक्सनेट, वाइपर, असैसिनेशंस, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन थे वो, मेरे ख्याल से मोहसिन फखरीजादे, जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के उनके फादर माने जाते हैं, मेरे ख्याल से 2020 में. सैबटाज हुआ है, डिप्लोमेसी से कोशिश की गई है, इब्राहिम अकॉर्ड्स, यूएई, बहरीन, सैंक्शंस लगाए सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि ईरान का प्रभाव ना बढ़ सके. ये जो अटैक्स हैं ये भी पहली बार नहीं हुए हैं. आप देख लें, हमास के हमले के बाद मैंने कहीं पढ़ा कि दिसंबर से मार्च तक करीब 12 IRGC के कमांडर्स, खुद फोर्स के कमांडर्स मारे गए. इस बार बदली क्या हुआ कि मेरे ख्याल से उनके सामने विडम्बना ये थी कि उनको इंट मिला, ये जो ब्रिगेडियर जनरल थे, जो बाय द वे सुलेमानी के रिप्लेसमेंट हैं, उतने ही खतरनाक काबिल. जब इनको खबर मिली कि वो कॉन्सुलेट में हैं, उनके सामने विडम्बना ये थी कि भाई मारे या छोड़ दें. और इन्होंने सोचा, एक तो एस्केलेटरी स्पायरल था, फिर द कैच वाज एज गुड एज सुलेमानी, तो इन्होंने मारा.
बट हुआ क्या कि दिस वॉज एन अटैक ईरान की धरती पे. दिस इज बाय लॉ, इट इज इरानियन सॉइल. इन दैट सेंस इट वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट. पहले भी मारे थे, बट कभी इस सुलेमानी को भी जब यूएस ने मारा, इट वॉज नेवर इन अ कॉन्सुलेट और एन एम्बेसी, बिकॉज दैट इज इरानियन सॉइल. सो ईरान हैड टू अटैक. और उसके जो अटैक थे, जैसे हम अभी देखेंगे, मेरे ख्याल से पूरा यूएस का सहयोग था उसके साथ. सो दिस वाज द फर्स्ट डिपार्चर. और दूसरी चीज़ जो है कि दी वॉर, जो ये शैडो वॉर थी, जो पहले परछाइयों में खेली जा रही थी, वो अब आम हो गई है, खुल्लम खुल्ला. इट हैज़ बिकम ओवर्ट. सो फ्रॉम कोवर्ट टू ओवर्ट एंड फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. पहले बड़े दिनों से ईरान जो है इजराइल पे ऊपर हमले कर रहा है और कुछ चीज़ें कर रहा है, बट वो प्रॉक्सीज के जरिए. हमास, हिजबुल्ला, हूथीज, इराक मिलिशियाज, फिलिस्तीनियन क्या है वो, इस्लामिक जिहाद गाज़ा पट्टी में, बट प्रॉक्सीज के थ्रू था. इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष. अभी वो प्रत्यक्ष हो गया. सो दिस इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, कवर्ट टू ओवर्ट. और ये खतरनाक इसलिए है कि हम जैसे ऑफलाइन बात कर रहे थे, अब ये पुराना ईरान नहीं रहा. दिस ईरान इज रिसर्जिंग मिलिटरीली. देखिए वो जो ततरस्तान में वो जो लो कॉस्ट ड्रोन्स बनाए उसने, वो पूरे यूक्रेन में काम आए, रशिया के लिए काम आए यूक्रेन युद्ध में. दिस इज अ रिसर्जेंट ईरान. इट्स अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन विद वेरी सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी. और अगर ये जो ईरान का रिसर्जेंस है, फिर ईरान रिसर्जेस, इट इज गोइंग टू बी एज पावरफुल एज रशिया. और उसका जो परमाणु बम की जो क्षमता है, जो मिलिट्री ग्रेड मटेरियल है, सबका मानना है इट इज 3 वीक्स 4 वीक्स अवे. जो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रॉपर बनाना है, दैट मे बी सम मंथ्स अवे. बट इफ ईरान बिकम्स अ न्यूक्लियर वेपन पावर, सी हाउ इट चेंजेस द डायनामिक्स. तो ये हैं जो चीज़ें जो इसको बड़ा खतरनाक बनाती हैं, एक तरह से रोचक और खतरनाक. और देखिए जैसे ये कोल्ड वॉर बढ़ रही है, तो इफ यूक्रेन वाज द फर्स्ट हॉट वॉर ऑफ कोल्ड वॉर 2.0, an Iran-Israel conflagration can become the second hot war of Cold War 2.0. तो इसके जो नतीजे हैं बहुत भयानक हो सकते हैं. सर इसमें एक पॉइंट, सर एक मैं आपको छोटी सी चीज़ और देखिए, भू राजनीति जो है वो कितनी अप्रत्याशित या अपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रडिक्टेबल है. 7 अक्टूबर के 2023 के पहले 2 हफ्ते पहले जेक सलिवन ने एक इंटरव्यू दिया, फिर एक लेख भी लिखा फॉरेन अफेयर्स में, जो उनको बदली करना पड़ा. और उसमें वो जेक सलिवन जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो जो वैश्विक राजनीति की समीक्षा सी कर रहे थे और कह रहे थे साहब यूक्रेन में तो युद्ध हो रहा है, ताइवान की ओर भी इशारा किया. बट उन्होंने कहा जहाँ तक वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट का सवाल है, यहाँ पर मामला सुलझा हुआ है और शांति सुनिश्चित है और स्थिति नियंत्रण में. कि ये शब्द है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, दैट ऑल वेस्ट एशिया इज अंडर कंट्रोल. 2 हफ्ते पहले देखिए क्या भयानक विस्फोट हुआ. तो ये जो भू राजनीति में जो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ये भारत में इसके लिए सीख ये है कि हमें ये जो शांति का लाभांश मिल रहा है, दिस पीस डिविडेंड. देखिए युद्ध यूक्रेन में हो रहा है, वेस्ट एशिया में आसार है, ताइवान में कठिनाइयाँ हैं, हमारी भी चीन से है प्रॉब्लम, बट अभी कुछ नहीं लगता. हमें फ़ायदा उठाना है इस शांति लाभांश का, जो अपनी क्षमताएं हैं उनको पेस और स्केल से बढ़ाना. ये ना हो कि 8-10 साल बाद हमारे दरवाजे पर ये मुश्किलें आएँ और हमारा भी ये हाल हो. एंड सी इफ़ यू निगलेक्ट, मैं आपके शो पर बार बार बोल रहा हूँ. कल मैंने ये सुना, या पिछले हफ्ते CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स के, अद्विकता में जो हार हुई है यूक्रेन की, देखिए कितनी शर्मनाक हार है. शर्मनाक यूक्रेन के नज़रिए से नहीं, वेस्ट और अमेरिका के नज़रिए से. वो कहते हैं अद्विकता की जो हार हुई उसके 2 दिन पहले वो वहाँ के दौरे पे थे. एक ब्रिगेड, यूक्रेनियन ब्रिगेड के पास 15 आर्टिलरी राउंड थे. 15, क्या लड़ेंगे बेचारे. दूसरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के पास 42 मोटर राउंड्स बचे. अब आपके पास 15 राउंड हैं, आप क्या लड़ेंगे. तो ये यूक्रेन की जो अद्विकता में हार हुई है,
ये नहीं कि वहाँ बहादुर जवान नहीं थे, उनमें जोश नहीं था, मनोबल नहीं था। आप उनको असले नहीं दे पाए, आप उनको गोला बारूद नहीं दे पाए, ये तो शर्म की बात है। एंड साथ ही साथ अब सारे विश्लेषण ये कह रहे हैं कि साहब ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिक की, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, रशिया और चाइना के जो मिलिट्री आर्सनल्स हैं, दे आर द टू मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट। और अभी एक स्टडी में कहीं पढ़ रहा था कि ये जो क्रिक का जो मिलिट्री आर्सनल है, आप इन चारों की आप अगर इनको आप जोड़ें, देयर सुपीरियरिटी विद द वेस्ट इज 4:1, 5:1। अब आप इस सुपीरियरिटी से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हश्र होगा। तो आप इनका हालत देख लें क्रिक का, और यहाँ आलम देख लें क्या है, 15 राउंड, 42 राउंड। मतलब ये शर्म की बात है, टू नॉट बी एबल टू नर्स योर इंस्ट्रूमेंट एंड सेंडिंग पीपल टू डाई, दिस रियली हैज़ टू बी सीन। और क्रिक की जो मैंने बात की, आप देखिए अभी चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया के बीच कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। रशिया का जो मिलिट्री इंसर्जेंट्स, नॉर्थ कोरिया का एम्युनिशन, ईरान के ड्रोन्स, ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने किया, जो भी किया है, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, चलिए कहते हैं बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स इनकी चली नहीं, बट ओवरऑल हाइपरसोनिक्स, इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। मैंने सुना 6-7 जो है उस दिन काम भी आई नेवेटिव और निजेव में, नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ एयरबेस पे हुआ। यूएस के पास जो हाइपरसोनिक्स हैं अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है। तो ये जो कमाल किया है ईरान ने, दिस इज वाइडर कोऑपरेशन बिटवीन क्रिक, इस पर हमको तवज्जो देनी पड़ेगी। चाइना इज गिविंग इंजन्स फॉर ड्रोन्स टू रशिया, प्रोपेलेंट्स, सिस्टम्स फॉर देयर क्रूज मिसाइल्स, ऑयल खरीद ला है 40%। आप ब्रिक्स देख लें, मैं तो बड़ा, मेरे को तो तजुर्बा होता है, ब्रिक्स के मेंबर्स 5 होते थे, अभी 10 हैं, उसमें ईरान भी है ब्रिक्स का मेंबर। 47 देश हैं जिन्होंने अर्जी लगा रखी। अब आप ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव देख लें, इनके मिलिट्री आर्सनल्स देख लें, ग्लोबल साउथ में इनकी लीडरशिप देख लें। चाइना, रशिया का प्रभाव है। इस साल ब्रिक्स की समिट अक्टूबर में रशिया में है। ब्रिक्स मिलिट्री आर्सनल्स, शुड इट सरप्राइज अस नाउ दैट द क्रिक इज ग्रोइंग पावरफुल? सो द क्रिक का एक जो एक्टर है रशिया, यूक्रेन में जीत रहा है, दूसरा एक्टर ईरान में कड़ा मुकाबला कर रहा है इजराइल का। एक समय था जब इजराइल के नज़दीक कोई नहीं आता था। इनफैक्ट जो पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी बुनियाद ये थी कि सच टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी टू इजराइल की अरब वर्ल्ड सामने। किसिंगर, अच्छा किसिंगर साहब का ये जो डर था बिल्कुल सही साबित हो रहा है। ही सेड माय बिगेस्ट फियर इज कि हमने कहीं रशिया को चीन के गोदी में तो नहीं डाल दिया। लग तो ऐसे ही रहा। तो ये सबसे बड़ी हमारी क्या भाव राजनीतिक भूल है? इज इट अ फेटल जियोपॉलिटिकल एरर हमारी नहीं, वेस्ट की, हैविंग पुश्ड रशिया इनटू चाइनाज आर्म्स? तो आप ये सब मिला लें। मेरा ये मानना है कि ये जो घमासान है इजराइल और ईरान के बीच, ईरान की स्थिति मजबूत स्थिति हो ही नहीं पाती अगर दो चीज़ें नहीं होती। एक तो मानना पड़ेगा कासिम सुलेमानी, और इसीलिए उनका इतना दिव्य चरित्र है, इज अ लेजेंड इन ईरान, उन्हें जो ये स्ट्रैटेजी बनाई। और दूसरा, बिना रशिया और चाइना के कोऑपरेशन के हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। अब ये अगर ये इसकी दो, पहले तो ये थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ये जो अटैक्स हुए थे 1 अप्रैल को, 14 अप्रैल को और 19 अप्रैल को, इन तीनों के बारे में, और फिर आगे थोड़ी सर एक इसमें सर उसमें मूव करने से पहले मतलब इतनी मिलिट्री पावर इजराइल की, इंटेलिजेंस की, मतलब वो कैपेबिलिटी जो पूरे वेस्ट एशिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया में भी अमेरिका के अलावा वो कैपेबिलिटीज, वो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस की, स्पेशली टेक इंट की जो उनके पास है, वो किसी के पास नहीं है। फंड्स की कोई कमी नहीं है। अमेरिकन जो कहते हैं ना कि जो बैंक्स हैं वो, या अमेरिकन चेकबुक है, वो इजराइल के लिए खुली हुई है, जितना भी वो चाहे। वो पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी हॉस्टेज आज तक रिट्रीव नहीं कर पाए, जो 7 अक्टूबर के जो भी हॉस्टेज थे। जो टॉप लीडरशिप है हमास की, वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। टनल्स एज इट इज़ ऑपरेशनल है। कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं खड़ा है। आपने ओवरवेलमिंग जो मिलिट्री रिस्पॉन्स किया जो सिविलियन एरियाज में,
देर लेट्स एक्सेप्ट कि 10,000 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है, एंड दिस हैज़ बीन वेरीफाइड बाई ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो मिनिमम तो 10,000 है ही है, कुछ 25,000 भी कहते हैं, वी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि 1:10 के रेशियो से आपने मारा है, आपके कुछ 1,000 लोग मरे थे और आपने उनके 10,000 मार दिए। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी वेयर हैव दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू यू इन देयर अप्रोच? क्योंकि अभी अब्राहम अकॉर्ड्स भी जो थे, व्हेन यू ड्रॉप अ बॉम्ब, व्हेन यू किल 10,000, बिकॉज वो पैलेस्टीनियंस भी अरब्स हैं, और उस पूरे रीजन में वेस्ट एशिया में जो रहने वाले बाकी के लोग हैं वो भी सारे अरब्स हैं, वो सेम भाषा बोलते हैं, सेम खाना खाते हैं, उनका कंट्रीज अलग हैं, किंगडम्स अलग हैं, बट दे आर द सेम पीपल। तो ये आप फिर अरब कंट्रीज को कितना प्रॉब्लम में डाल रहे हैं टू हैव नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद इजराइल, क्योंकि फिर जो स्ट्रीट पे जो अरब चल रहा है, जो सड़क पे जो अरब चल रहा है, वो फिर अपनी गवर्नमेंट को देखता है कि यार वो हम अरबों को मार रहे हैं, 10,000 बंदे मार दिए और ये सर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। वेयर हैव दे, मतलब ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक इजराइल हैज बीन कमिटिंग सिंस अक्टूबर? अक्टूबर के बाद ही नहीं, अक्टूबर के पहले से ही, और खासकर जो नेतन्याहू साहब है, मेरा ये मानना है कि उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की। और देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। मिलिट्री फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ में जो राजनीतिक विवेक जो है, राजनीतिक दानिशमंदी, उसकी भी ज़रूरत है। यू हैव टू प्ले योर मिलिट्री अलॉन्ग विद द पॉलिटिक्स, यू कैनॉट डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर। देखिए उनके 2-3 चीज़ें उन्होंने, मेरे ख्याल से क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं। 7 अक्टूबर से आप पहले ले लें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फार राइट, ही स्टार्टेड सेइंग कि देखिए हमने ये $1 बिलियन फेंस बनाई है गाजा पे, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी है, अभी हमास कुछ नहीं कर सकता। हमास ने भी इनका बेवकूफ़ बनाया। लवली डिसेप्शन बाय यहिया सिनावर। ये सर देखिए साहब, हम तो आपका कुछ कर नहीं सकते, हमको आप कुछ नौकरियां दे दीजिए, हमें इकोनॉमी चलाने दीजिए, 19,000 लोग या कुछ आएंगे, जॉब्स करके वापस जाएंगे। और अपने ह्यूब्रिस में, ह्यूब्रिस को हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब अपनी गलतफहमी, गलतफहमी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा बिल्कुल इतनी टेक्नोलॉजी है, 5 बटालियन यहाँ से हटा लो, गाजा से वेस्ट बैंक पे लगा दो। सिनावर ने कहा अच्छा आपने खाली की है जगह। और बड़ी सी चीज़ें, इंटेलिजेंस हम बात कर रहे थे, मोसाद लेजेंड्स, और आप 5 आइज, आपको पता नहीं लगा हुआ 1 साल से ट्रेनिंग हो रही थी। सो देयर हैज बीन अ ग्रॉस फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी है कि आसार थे, इजिप्ट ने वार्न किया, बड़े लोगों ने वार्न किया, इन्होंने, इट इज मोर ह्यूब्रिस देन लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस पहले योर ह्यूब्रिस लेड टू दैट फेटल एरर। द IDF इंटेलिजेंस चीफ हैज रिजाइन्ड अभी हाल में, और IDF को भी मानना पड़ेगा कि उस दिन उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही खराब था। 9-8 घंटे सब गायब थे, कोई हुआ नहीं। हेडलेस चिकन टाइप की वो, बिल्कुल। फॉर द इमेज दैट द IDF had created, it was particularly embarrassing. और फिर जो है, जो आपने see military response, Israel has the right to respond. When it's a terror attack, I am not condoning the 7th October attack. Nobody is. But you have to take care of your casualties and at some time examine. आप सही कह रहे हैं, देखिए 6 महीने हो गए, 20 बटालियन थी, अभी भी इजराइल कहता है 4 बटालियन हमास की बाकी हैं रफा में और 2 सेंट्रल एरियाज में। 6 बटालियंस हैं, 130 हॉस्टेजेस हैं जो वापस नहीं आए अभी। सो व्हाट हैज़ द मिलिट्री ऑपरेशन लेड टू? और उसका अंत कहाँ होगा? ये जो कहते हैं साहब हमास को हम बर्बाद कर देंगे, बर्बाद करने की लिमिटेशंस हैं। यू कैन, द हमास हैज़ बीन एनफीबल्ड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। कमज़ोर हो गई है, उसका खात्मा नहीं हुआ है। 6 बटालियन बाकी हैं, जैसे लोग कहते हैं वो आइडिया कहीं नहीं जाता। It has to end in a political solution. You have to find some ways of finding a solution there. पूरी तरह से खात्मा हो नहीं सकता। अच्छा, इनके यहाँ भी कैंप्स हैं। जो गुलांट साहब हैं, आई थिंक द डिफेंस मिनिस्टर, ही सेज फिनिश हमास फर्स्ट। जो बेन गैंट्स हैं, जो पुराने हैं डिफेंस मिनिस्टर, मेरे ख्याल से अब वो IDF के चीफ भी थे, IDF के चीफ थे, और नेतन्याहू के पॉलिटिकल चैलेंजर हैं। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह इज द बिगर वरी, और ही इज राइट। 1 लाख, इन्होंने कि उस दिन कितने फायर किए? 300 मिसाइल्स, 325 है कोई, 1,50,000 मिसाइल्स हैं। इट इज़ अ मिलिशिया ट्रेन लाइक अ मिलिट्री, ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट
हिजबुल्ला, वो ब्रह्मास्त्र है अभी ईरान का, वो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लाख से ज्यादा उनके फाइटर्स हैं। हाँ, उतने कुछ फाइटर्स हैं। मिसाइल्स आप देखें, अच्छा ये मिसाइल्स तो आपको 5-6 घंटे ड्रोन्स लगे और मिनट्स फ्रॉम, इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम लेबनान इट इज 40 seconds, you get no warning, you will be overwhelmed. What if Hezbollah fires 5,000 missiles in 40 seconds or 3 minutes? देखो क्या होगा। तो ईरान के सामने चुनौतियां बड़ी गहरी हैं। दे हैव टू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इन इजराइल के सामने, सॉरी इजराइल के सामने। जस्ट द मिलिट्री सॉल्यूशन विल नॉट वर्क। इट इज गुड टू हैव अ पोटेंट मिलिट्री, बट योर ओपोनेंट्स, अभी ईरान उस समय बड़ा कमज़ोर था। अब कर्सी सुलेमानी उसकी बात करेंगे, जो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी तैयार की है, वो जो स्ट्रैटेजी, शहीद तो वो हो गए, लेकिन ये मानना पड़ेगा उनकी स्ट्रैटेजी अब काम में आ रही है। तो जो जहाँ तक आपने आईडीएफ की बात की, सी ऑल गुड आर्मीज मस्ट बी ऑनेस्ट, एडमिट व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, रिकैलिब्रेट योर ऑपरेशंस। तो इन्होंने ये गलतियाँ ज़रूर की, और मेरा ये भी मानना है, देखिए आपने हमास के साथ जो किया, यू फॉरगेट द मिलिट्री पार्ट, और बिकॉज ऑफ द मिलिट्री पार्ट बयान ही आपके हाथ से निकल रहा है। यू आर लूजिंग द नरेटिव इन द वेस्ट। वेस्ट हमेशा आपका हमदर्द था। आप देखिए अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। सम ऑफ इट में हैव गॉन ओवरबोर्ड, बट द फैक्ट इज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लूजिंग द नरेटिव? एंड आई एम श्योर मिस्टर नेतन्याहू विल प्ले अ डियर पॉलिटिकल प्राइस फॉर। और देखिए पहले आपने क्या किया, व्हेन यू डिवाइड द नेशन टू मच, ये जो अभी रिजर्व्स वगैरह हैं, ऑल ऑफ देम वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज पॉलिसीज। जुडिशरी के आप बरखिलाफ हो गए। तो वो तो पुराना सिद्धांत है, दैट अ डिवाइडेड नेशन कैन नॉट बी यूनाइटेड एक्सटर्नली। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और ये खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान की वजह से। सर, डज सपोर्टिंग इजराइल मीन्स यू हैव टू सपोर्ट नेतन्याहू? मतलब ठीक है, अगर हम एज अ स्टेट के लेवल पे हम जाकर देखें तो इंडिया एज अ स्टेट 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। इंडिया कहता है कि भाई एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी होना चाहिए और एक इजरायली स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है, ये भी होना चाहिए। तो हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, बट नेतन्याहू डज नॉट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। नेतन्याहू कहते हैं कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो वो जो एक, हमने इसको जायनिस्ट भी नहीं कहेंगे, ये कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप का जायनिज्म जो है, दिस इज व्हाट नेतन्याहू इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस। और जैसे ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, yitzhak राबिन ने और यासिर अराफात ने, और अमेरिका ने उसको मीडिएट किया था। वाइट हाउस में वो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे। उसके बाद yitzhak राबिन को नेतन्याहू के प्रोवोक करने की वजह से एक युवक ने जाके गोली मार दी एंड ही वाज असैसिनेटेड। जबकि वो सेलिब्रेट हो रहा था पूरे इजराइल में कि चलो पीएलओ, जो कि एक सोल रिप्रेजेंटेटिव आर्म्ड विंग थी, जैसे आज हमास है गाजा में और वेस्ट बैंक में, उसको धीरे धीरे करके रिप्लेस कराया हमास से। और हमास को जिससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली किया हो, चाहे किसी भी तरीके से किया हो, वो नेतन्याहू ने किया था। तो इज इजराइल एज अ स्टेट इज पेइंग द प्राइस ऑफ मिस्टेक्स और ब्लंडर्स दैट वर कमिटेड बाय नेतन्याहू? मेरा ये मानना है कि इजराइल पे अटैक हुए 7 अक्टूबर के, तो इंडियन पोजीशन भी क्या है उससे तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आवर पोजीशन इज बेसिक टेरर अटैक्स हैव टू बी रिस्पॉन्डेड टू, हम भी उसको झेल सके। सो आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इजराइल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेतन्याहू's पर्सनल पॉलिटिक्स, the right of Israel to respond to a terror बिल्कुल। attack. But if I have to offer advice to them, in fact जब से ये शुरू हुआ, जब भी मैं शो पे आया हूँ, I've always said that जो military response must be potent but calibrated. It should not be blunt. If the military instrument gets blunt, too many civil casualties and all, उससे नुकसान होता है। आप इंडियन आर्मी को देखिए, कश्मीर में हमारा इतना बड़ा रिकॉर्ड है, we have rarely been a blunt instrument. We may have taken more time, but at the end of the day, we बड़े लोग थे कि साहब क्या है ये, क्यों नहीं अटैक हेप्टर इस्तेमाल होते हैं और क्यों नहीं ये इस्तेमाल होते हैं। इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस दे डोंट वर्क व्हेन सिविलियन कैजुअलिटीज आर इन्वॉल्व्ड। सो इन दैट सेंस, दूसरी बात बिल्कुल, द पैलेस्टीनियंस आल्सो नीड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। अब देखिए बट कॉम्प्लिकेशन क्या आती है जब क्या कहते हैं हम, 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो जो लोग इसको बड़े, जो वहाँ पूरे हालात हैं उनको बड़े, जिन्होंने नज़दीक से देखा है, लंबे अरसे से देखा है, उनका ये कहना है साहब कितनी बार हमने कोशिश, आप बात कर रहे थे yitzhak राबिन और ये वो, अराफत के साथ तो अकॉर्ड भी हो गया था, ओस्लो अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वो ये कहते हैं साहब कि टुडे इट हैज़ 2 स्टेट सोल्यूशन इज अ टोपियन कॉल, हो ही नहीं सकता।
For that, you have to know the intricacies of that place. Now, even if two state is not possible, there are other solutions which have been said, creating cities in Gaza, regional trust. But the point, I'm not an expert on the solution, but I do know that there has to be a solution. भाई Palestinians जाएंगे कहाँ? So you have to find a solution. The problem with Mr. Netanyahu is, just as any call which says कि भाई Israel has no right to exist, if you say Palestinians have no right to exist, that is equally stupid. You have to find a solution for this. And the instrument of force is आपकी सुरक्षा करने के लिए, वो बिल्कुल होना चाहिए. It has to be potent. But every military campaign has to have a political solution. उसमें तो कोई शक ही नहीं है. उसकी रूपरेखा वगैरह क्या हो, that we will need a different set of experts. सर, क्या कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे यहाँ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, इंसर्जेंसीज थी, कश्मीर में आपने बताया, आप इन जगहों पे सर्व कर चुके हैं. पंजाब में एक इंसर्जेंसी हमने देखा था जिसमें कि पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और पुलिस ने वो इंसर्जेंसी, आज हम देखें, अगर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम देखें, रेड कॉरिडोर का आज से 25 साल पहले कितना एरिया था और आज वो कितना श्रिंक कर गया है. पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट किया. बट सर, हर कॉन्फ्लिक्ट का सर कहीं ना कहीं सोल्यूशन पॉलिटिकल ही निकलता है. डू यू अग्री विद दिस? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं. देखिए, आपने पंजाब की बात की, उस टाइम के जो चीफ थे जनरल BC जोशी, उनका विवेक था. He said, let the police lead. We will be. आर्मी वाले ने बोला नहीं, we always lead. He said, why? This is insurgency. और बड़ा अच्छा उनका अंडरस्टैंडिंग था with Mr. KPS Gill, the DGP Punjab, and the police led the operations and the army was providing external support. This is just to find an ultimate solution. तो ये insurgency की आपने बात की. I've heard a wonderful term. Insurgency is basically armed politics. Yes. So you have to have an understanding of both. बड़ी गलत फहमी है कि only the instrument of force will work. Yeah, apoliticality doesn't mean that you are oblivious to politics. भाई, insurgency में it is how you handle, apart from your operations, it is how you handle the local Maulvi, how you handle the local politician, how you reach out to the people. Your source of information is the people. Yes. तो ये सवाल ही नहीं है. It has to be, and that is why I'm saying that people who have served for long areas in insurgency will never do these dramatic things. Of course, एक समय आता है जब the instrument of force has to count. I'm not saying कि the operation should be undermined, but हमेशा operations के साथ सद्भावना होता था. In fact, if you ask me, आप एक कोई study कर लें, the developmental inputs or the developmental energy and costs of the Indian Army in Kashmir will be as great as anything else. अब बारामूला में हम थे, आर्मी के स्कूल्स में सब बच्चे आते थे, उनकी टीचर्स लोकल से आती थी, ऑपरेशंस भी होते थे. फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल हो रही थी, उसके 3 किलोमीटर उस तरफ ऑपरेशंस भी चल रहे थे. आई एम नॉट सेइंग इट प्राउडली, बट आई एम सेइंग दैट द लार्जर सिविक लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली ब्रिगेड कमांडर्स एंड अबव, इफ यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल फील, इंसर्जेंसी के आप कभी अच्छे हल ढूंढ ही नहीं सकते. नहीं सर, ये एक इंडिया में भी सर एक फैसिनेशन हम देखते हैं कि ये नया फैसिनेशन शुरू हुआ है कि बम मार दो, बॉम्ब मतलब फ्लैट कर दो, फ्लैट इन द गाजा, फ्लैट इन द वेस्ट बैंक. सर, I mean, is it going to yield any positive result for Israel itself? Thanks. So happy that you raised this question. There was a problem. There was a time when India में we had gone into this defensive crouch. कि साहब वो कुछ होगा. देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ. पाकिस्तान के साथ क्या हमारा था? पाकिस्तान के साथ हमारा ये था, देखो आप कश्मीर में ज़्यादा बदमाशी करोगे, too much of problem, we'll open up the plains of Punjab. We were the larger nation. हाँ, फिर हमने क्या किया? हमने IB और रिस्ट्रेंट, एक्सेसिव रिस्ट्रेंट, उसकी बात कर रहा हूँ. IB और LAC में हमने डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया. हमने कहा नहीं, IB में कुछ नहीं करेंगे, LAC में. फिर LAC के अंदर कारगिल आया, हमने कहा जहाँ आप आए हैं बस वहीं से हम आपको निकालेंगे, उधर कहीं और से नहीं जाएंगे. It has to be seen in the time. That time restraint perhaps had a logic, but it went into a defensive crouch कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते साहब, हम restraint हैं, responsible. That has changed. That is a good thing. But it should never lead to this jingoism कि flat कर देंगे और ये बेकार की बातें आप कर नहीं सकते. And any military commander is worth his salt जिसने actually operations किए हैं ज़मीन पे, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा.
In fact, the military commander is most restrained because he has seen the problems of it. Yet you must have a potent instrument of force which deters and which must be used effectively when called upon. So I would differentiate between एक ऐसा military instrument which is nurse, जिसके पास साधन हो, गोला बारूद हो, अस्मे, ये हाल ना हो जो ये वेस्ट के आलम 15 राउंड और 42 राउंड और फिर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं. ये जो स्लो मोशन रिस्पॉन्स है ना, कि साहब देंगे बट जब आपको जरूरत होगी नहीं देंगे, 6 महीने बाद देंगे, ये वाली जो चीजें हैं. सो द वेस्ट इज वन रिस्पॉन्स, डिक्लाइनिंग आर्सेनल, डिफेंसिव क्राउच, आई डोंट एग्री. वी मस्ट बी कैलिब्रेटेड मिलिट्री डेटरेंस की जो मैं बात कर. सर मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे वो ये है कि वेस्ट हो या हम अपनी बात कर ले, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेटिक हैसल में चीज़ें इतनी फंस जाती हैं, एक तो वो वैसे ही डिले हो जाती हैं. और अगर आप ईरान की बात करें या रशिया की बात करें या आप चाइना की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स इतने नहीं हैं. वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे या आप कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या चेन ऑफ कमांड के नाम पे ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती हैं कि वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर एडिशनल सेक्रेटरी करेगा, फिर कोई जॉइंट सेक्रेटरी करेगा, तो फिर वो जो डायरेक्टर जो है उस डिपार्टमेंट का वो जाएगा, वो पेपर साइन होके आएगा, अप्रूवल होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो जाएगी फाइल, फिर वहाँ से अप्रूवल होगा, फिर वहाँ से एमओडी में जाएगी, फिर एमओडी उस चीज़ का ऑर्डर इशू करेगा. सर ये सारा का सारा चक्कर वहाँ पे नहीं है, तो ये सारा का सारा जो बीच का जो प्रोसेस है ये स्किप हो जाता है. डू यू थिंक ये एक बड़ा रीजन? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है. मैं पिछले हफ्ते फरीद ज़ुकारिया का इंटरव्यू देख रहा था या कहीं पढ़ा है, या वो ये क्या कहते हैं, वेस्टर्न लिबरल मॉडल्स प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम्स. मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता. आई रिस्पेक्ट फरीद, ही इज अ वेरी गुड राइटर, बट व्हाट इज दिस प्रोसेस प्रायोरिटाइज्ड ओवर आउटकम्स? Do you fight with process or do you fight with outcomes? General Zelensky, Munich Security Conference, he said this publicly. He said that enemy guns don't fall silent because of the problems you have with your procedures. वो कह रहा है साहब, वो तो आर्टिलरी आ रही है मुझ पे, यहाँ आप मुझे प्रोसीजर समझा रहे हैं. So I am a foremost advocate. ये जो हमने फ्लॉपिंग वेस्टर्न मॉडल्स को कॉपी किया है, क्यों कर रहे हैं? We must contest what Farid says, though he's a great writer. Outcomes processes must lead to outcomes. What is this championing of process? मेरे को समझ हमारी जो अपनी सीख है वो क्या कहती है? Draws a distinction. West is blatant adherence to rule of law. हम कहते हैं नियम और धर्म. नियम अच्छे हैं, but नियम cannot degenerate into petty rules. The whole beauty of Krishna, Lord Krishna, was that he would interpret rules to uphold the dharma. So you must interpret rules to produce outcomes. What is this process कि infantry brigade के पास 15 artillery round, उसके पास 42 round प्रोसेस में फंसा हुआ है, डिसीजन में फंसा हुआ है, कांग्रेस आप बैठे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? दिस इज नो रिस्पेक्ट, दिस इज लेजी प्रोसेस, इट इज लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइव्स. बिल्कुल आप करेक्ट जो देश हैं ये नहीं करते हैं, आप करते रहिए. तो आवर ओन थिंग्स टेल्स यू नियम बिल्कुल, you should not violate rules for corrupt ends. It is not that you don't uphold rules for sensible ends. करप्शन कौन सा? अमेरिका में करप्शन नहीं है, यूरोप में करप्शन नहीं है, क्या भारत में करप्शन नहीं है? जो डेमोक्रेसीज हैं, क्या डेमोक्रेसीज में करप्शन नहीं हो रही है? छोटी बहुत भाई, अमेरिका का जो बजट है उस हिसाब से अमेरिका में करप्शन भी उतनी ही बड़ी है. दुनिया में जितने बड़े देश होंगे उनकी जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतनी ज़्यादा करप्शन होगी, बिकॉज इंसान ही रहते हैं एंड करप्शन इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. अब आप कोई दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है जो आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जीरो करप्शन है? मतलब दी कंक्लूजन ये है दैट यू कैन अपहोल्ड रूल्स व्हाइल आल्सो मेकिंग श्योर कि धर्मा इज आल्सो अपहेल्ड. ऐसा कोई ब्लेटेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. जब आप नहीं करना चाहते हैं फिर बहाने शुरू हो जाते हैं कि साहब क्या रूल. They were never meant to be like this. जैसे हम कहते हैं ना वो जो the tyranny of rules, tyranny of L1. भाई L1 is also what? L1 is that you save government money. L1 doesn't mean that you these models are also changing, that you have 6 chaps in the fray, the lowest priced and the worst you select,
That will also not work in war. L1 is that amongst the best you select the cheapest. Common sense hai. People have distorted that also. Ki L1 means the lowest and the worst. So all these reforms need to be brought, especially जब हम बात कर रहे हैं innovation, private sector startups. उनके साथ ये हो ही नहीं सकता. तो ये भी, this is another good reason, and now you're seeing the outcomes. Why the Western arsenals are failing are because of this. It still doesn't wake us up. कि the mighty Americans are failing in this. और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है. And why we are still copying the American models of. सर हम तो अमेरिकन मॉडल सर सिर्फ उसमें भी कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम तो अब सर एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं, हम पुलिसिंग में भी कर रहे हैं, हम वो डिसीजन का ट्री बना रहे हैं, और फिर हम मतलब एक सर मूविंग फॉरवर्ड इसमें मैं एक बात आपसे कहता हूँ, दैट इज व्हाई आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टॉकिंग फॉर लॉन्ग अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स. गवर्नेंस में ये सब चीजें हैं, नियम, पेटी रूल्स, डिलीवरेंस, आउटकम्स. यू हैव टू प्रायोरिटाइज आउटकम्स. गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी है. सर डू यू थिंक कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में और ये जो चल रहा है, वी एज अ कंट्री नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी. हमको अब जागने की ज़रूरत है कि हम जो एक हमारे यहाँ भी फैसिनेशन था कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से, सीनियर ब्यूरोक्रेट से मैं बात कर चुका हूँ, उनके आँखों में से एक चमक होती थी पहले, मैं अभी साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, एंड दे यूज्ड टू से कि यार टेक्नोलॉजी किसके पास है, टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास है, तो आपको तो वेस्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको तो वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको अलायंस जो है वो वेस्ट के साथ ही करना पड़ेगा. आप डेमोक्रेसी हैं, वो भी डेमोक्रेसी हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए. सर पहली बात तो सर, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने ईरान को नहीं दी, जो रशिया को नहीं दी, जो चाइना को नहीं दी, क्या वो टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँची? क्या अब उस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके उन्हीं के डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं वो? ये रशियंस यूक्रेन में, अब यूक्रेन में तो अमेरिका ने अपना सब कुछ लगा दिया. कहते ना कि मतलब घर के जेवर तक बेच के जो लड़ने वाली बात होती है, वो काम यूक्रेन में किया. इजराइल के साथ भी वही कर रहे हैं पिछले अक्टूबर से. अब आकर के एक फ्रस्ट्रेशन हमको अमेरिका में दिखती है. वो कहते हैं कि यार वो इजराइल सुनता नहीं है, लेट्स, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि आप रिस्पॉन्ड मत करना, बट दे डिड. अमेरिका ने मना किया था कि आप डोंट अटैक दैट कंपाउंड सीरिया में, डमास्कस में, वो निकलेगा बाहर, मार देना उस कंपाउंड में. मतलब दिस विल बी आप एक नॉर्मलाइज कर रहे हो इस चीज. और नेशन स्टेट्स अगर एक दूसरे की एम्बेसीज पे हमला करने लग गए, दिस विल बी न्यू नॉर्मल. फिर अमेरिकन एम्बेसी पे भी होगा, फिर नो होल्ड्स बार्ड हो जाएगा फिर. तो सर ये जो दमादम मस्त कलंदर वाला जो कल्चर शुरू हो गया है कि एनीबडी कैन अटैक एनीवेयर, और क्या अमेरिका वेस्ट के अलावा टेक्नोलॉजी नहीं है? एंड डोंट वी ऑल्सो नीड टू मूव बियॉन्ड दिस फैसिनेशन ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी? ये बिल्कुल, ये दोनों बातें देखिए आपने बड़ी अच्छी कही. बोथ वेस्ट एशिया में और यूक्रेन में आप देख लें, देयर आर टू थिंग्स. बार बार कहता हूँ, वन इज़ द पावर ऑफ सिमेट्री. अभी देखिए इधर क्या हो रहा है, हुतीस क्या कर रहे थे, वो 3 ड्रोन फायर करते थे, छोड़ते थे, $20,000 के 3 ड्रोन, 60,000 लागत. आप देखिए अमेरिका इंटरसेप्ट करता है एक $2 मिलियन मिसाइल से. तो 3 आए, आपने 6 फायर किए, चलिए 4 भी फायर किए, 4 फायर किए आपके, देखो ऑलरेडी ये तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स, $8 मिलियन. अब उसमें से 4 में 2 मिस हो गई, 2 निकल के गई. 2 जो निकल के गई, $20,000 का ड्रोन, वो स्ट्राइक करेगा एक अमेरिकन वॉरशिप को जो $30 बिलियन की होगी और जिसमें 300 सेलर होंगे. यू सी हाउ डेटरेंस इज वर्किंग. ये जो उस दिन का वाकया हुआ 14 अप्रैल का, बड़े कैलकुलेशंस हैं. पूरा जो खर्च ईरान का था, लो कॉस्ट ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऑल ऑफ विच डिडंट वर्क. आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग ऑल दैट, बट ये जो लो कॉस्ट एसिमेट्री है, देयर वाज मिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड वन नाइट्स इंटरसेप्शन जो पूरा था ना, आप ले लें आयरन डोम, एरो मिसाइल्स, डेविड स्लिंग, स्पाइडर, ATPY2, एजिस, US एयरक्राफ्ट, UK एयरक्राफ्ट. भाई आधे तो मिसाइल्स तो US और UK ने इंटरसेप्ट किए. अगर US UK ना होता तो वो तबाही मचाते नेगेव में. बट द कॉस्ट्स वर इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो
ओवर हाउ मेनी नाइट्स कैन यू सस्टेन दिस? और ये देखिए इसकी असलियत आपको ग्राउंड पे दिख रही है। अभी तो मेरे को अमेरिका के पास वो क्षमता नहीं दिखती है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है भाई, 3 थिएटर में लड़े या 1 में जीते, इतने पैसे उनके पास है नहीं अभी, डिस्पाइट अमेरिका, दी माइटी अमेरिका। इसका जो ताल्लुक है वो दूसरे सवाल से जो आप कहते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ एरोडिंग पावर ऑफ डोंट। अब सलिवन वो ब्लिंकन बोलता है डोंट, लॉयड ऑस्टिन साहब बोलते हैं डोंट, प्रेसिडेंट बाइडेन बोलते हैं डोंट, विच इज खबरदार मत करना। हूथी भी नहीं मानता आपकी बात, ईरान भी नहीं सुनता, इजराइल भी नहीं सुनता। द एरोडिंग पावर ऑफ डोंट। एक समय था जब प्रेसिडेंट वुड जस्ट पिक अप अ फोन एंड एवरीबडी वुड कंप्लाई। इट इज रिलेटेड टू दिस डेटरेंस। इसलिए नहीं कि वो आपके डोंट को नहीं सुनते हैं, वो जानते हैं कि आपकी डोंट में जान नहीं है, क्योंकि जो ज़मीनी ट्रांसलेशन है मिलिट्री पावर में वो है नहीं आपके पास। 1995 में चाइना ने ताइवान को आंख दिखाई और बिल क्लिंटन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर या 1 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। चाइना एकदम पीछे हो गया। अभी साहब अमेरिकन एडमिरल्स कह रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को कि आप भेजेंगे, चले तो हम जाएंगे, बट वो जो उनका A2AD सिस्टम है, हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर निकल जाएंगे। सो ये जो एरोडिंग पावर ऑफ डोंट है, ये क्योंकि चाइना जानता है, हूथी जानते हैं। हमने 6 महीने हो गए हमास का अंत नहीं हुआ, 3-4 महीने हो गए रेड सी नहीं खुला है। और ईरान ये भी कह रहा है, ये जो उस दिन बात हुई, उनके जो चीफ हैं जनरल बर्जन या जो ईरानियन चीफ, ये सेट देखिए अगर ज़्यादा हमला हुआ तो जितने अमेरिकन बेसेस हैं यहाँ पे सब खतरे में है, इराक सीरिया वगैरह। अमेरिका भी डरे हुए हैं, दे आर थ्रेटनिंग टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो बिल्कुल आपने बात की। सो डेटरेंस एंड लो एंड टेक्नोलॉजीज हैव टू बी होम मेड। देखिए आप रशियन एयर पावर को देखिए, आई वाज ऑलवेज वंडरिंग रशियन एयर पावर कहाँ है। Su-30 शुट्टी सब की बात होती थी। इन्होंने रियलाइज़ किया भाई दैट सीरिया वगैरह में जहाँ शॉर्ट वॉर्स थी तो आपने प्रिसाइज मिसाइल दाग दी, बहुत बढ़िया। Here when you need them on an everyday basis, you don't have that kind of money and those missiles. और डम म्यूनिशन काम नहीं कर रहे थे। 2 साल इन्होंने लिए सारे डम म्यूनिशंस को प्रिसिशन म्यूनिशन में बदली करने के लिए। अधिकता में एयर पावर दोबारा वापस। लो कॉस्ट इनोवेशन लेड टू प्रिसिशंस। हमारे सामने भी यही चुनौती है। हमारे जितने एम्युनिशन मिसाइल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डम, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रिसिशन म्यूनिशन। बिल्कुल आपने सही कहा। कोई ईरान अमेरिका से आप क्या खरीदोगे, उसके पास खुद ही नहीं है, वो दे ही नहीं पा रहा है, वो बना ही नहीं पा रहा है। सो यू हैव टू हैव योर ओन लो कॉस्ट इनोवेशन, पावर ऑफ एसिमेट्री, जो मैं कहता हूँ ना मैजिक ऑफ प्रिसिशन। ये देखो, unless a missile is precise today, so this all has to be built within that आत्मनिर्भरता in भारत। उसमें शुरुआत हुई है, लेकिन as I have said n number of times on your show, it has to pick up in speed and scale। तो बेसिकली आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। अब देखिए हाइपरसोनिक्स, क्या आज हाल आ गया, ईरान के पास हाइपरसोनिक्स है, यूएस के हाइपरसोनिक्स प्रोटोटाइप स्टेज में। एंड ये जो पूरा था ना 325 माइल का उसका एंगेजमेंट जो था, उसमें से वो निकली हाइपरसोनिक्स ही हैं। हाइपरसोनिक्स हैव गॉन एंड स्ट्रक नवातिम एंड नरगफ, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल ये असलियत है। और ये जो पूरा घमासान, तभी मैं ये देखिए कासिम सुलेमानी की बात करते हैं। देखिए इन्होंने, कासिम सुलेमानी ने महसूस किया कि ईरान जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, टर्क्स, अरब्स, सुन्नीज, इजराइल, यूएस सैंक्शंस, इतना बड़ा देश सबसे घिरा हुआ। अब क्या करें साहब, कैसे निकलें इस घेरे से। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हर 2 साल में आते थे और सब चुप हो जाते थे। तो ही थॉट कि सबसे पहले क्रिएट दिस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की धुरी। दैट्स राइट हिंदी वर्ड, प्रतिरोध की धुरी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। धीरे धीरे उसने क्रिएट किया। नाउ यू जस्ट गो बैक, इफ यू लुक इन हाइंडसाइट, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। इधर हिजबुल्ला, हमास, हूथीज, इराक मिलिशियाज, इराक सीरिया। ये जो ऑक्टोपस था ईरान का, ब्रेन वॉज इन ईरान बट द टेंटिकल्स वर हियर। अच्छा, आप कहते रहे साहब ये तो मिलिशियाज हैं, ये वो, आर्टिलरी दी, टैंक्स दिए, इन्फेंट्री दी, मिसाइल्स भी दी, मिसाइल्स। एंड टुडे लोग कहते हैं दैट दी हिजबुल्ला मिसाइल्स may be more sophisticated than most countries. I think they're more sophisticated than India.
लुक एट दोज आर्सनल्स। तो ये जो धुरी थी, प्रतिरोध की धुरी, अभी उसने उसको आग के घेरे में बदली किया, रिंग ऑफ फायर, बाई ऑल दीज मिसाइल्स, ट्रेनिंग, नो हाउ, क्रूज मिसाइल्स. Now Israel is finding it difficult to put out that fire. So this is what a clever strategy. अभी इसराइल के सबसे जैसे आप चैलेंजेस है, भाई आप हमास को करो, वहाँ हजबुल्ला का डर है, ब्रह्मास्त्र का, वो हूतीज भी कुछ दाग देते हैं. एंड दिस थर्ड पॉइंट जो था ना कि वेस्टर्न मिलिट्रीज गॉट फैसिनेटेड बाय हाई एंड these spectacular systems. So they look very good in air shows, they look very good in brief wars, not in sustained combat, high intensity combat. उसमें ये small drones, large numbers, जैसे उस राइट जो स्ट्राइक हुई, ड्रोन्स का काम क्या था? ड्रोन्स का काम was not to strike really, it was to complicate the AD response. अच्छा, उस दिन इन्होंने क्या किया, ड्रोन्स का लॉन्च टेलीवाइज कर दिया ताकि आपको चेतावनी मिले. उससे पहले बर्न साहब बैठे थे, उनको 72 घंटे का नोटिस दिया गया, आई थिंक टू सम इंटरलोक्यूशन इन ओमान. 72 घंटे पहले आपको पता था अटैक होने वाला है, आपने अपने रडार्स ऑन कर दिए, मिसाइल रेडीनेस देख ली, जहाज थे. अगर ये सरप्राइज ना होता. दूसरा, उन्होंने डेलिबरेटली उसको स्टैगर्ड सिंक्रनी, पहले ड्रोन्स आए, फिर क्रूज मिसाइल्स, फिर बैलिस्टिक, आपको टाइम मिला. इन अ गुड स्ट्राइक ऑल ऑफ दैट वुड हैव बीन कोऑर्डिनेटेड. आप लॉन्च टाइम वेरी करें बट टारगेट अराइवल is common. 300 of these arriving common at a common time. See how it would have complicated it. मेरा तो ये मानना है कि it was an enormous barrage delivered with sophistication. मैसेज गया है कि साहब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस बार हमने नहीं किया. It will seriously get these people worried. और ये तो हुई ना जिस बात की पुष्टि हुई है. जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, अब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं. ये है, तो पहले तो ये जो स्ट्रेटेजी थी सुलेमान की का बहुत ब्रिलियंट, और अभी इसको एग्जीक्यूट किया. अभी देखिए जो रिस्पांस हुआ उसमें इनके पास विडम्बना क्या थी कि अब भाई करें तो क्या करें. तो दो चीज़ें हुई हैं. एक तो वो जो इस्फहान और तबरीज़ के ऊपर इन्होंने 3-4 ड्रोन्स फायर किए. सर वो तो ईरान खुद कह रहा था कि हो सकता है ईरान के अंदर से ही फायर हुए. ईरान के अंदर वहीं हुए तो शायद यहाँ से, पर देखिए इसराइल फार राइट खुद इट सेड इट इज़ अ फीबल रिस्पॉन्स, कमज़ोर. इट वॉज अ डैम स्क्विब. क्या है वो हिंदी में मुहावरा, ऊंची दुकान और फीका पकवान. फीका पकवान. तो इतनी बड़ी बातें कि वो उसमें कोई खास दम, पर जिसकी पुष्टि नहीं हुई है वो एक इट इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग. कहा जाता है कि एक इजराइल का F-35 विद न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च्ड ओवर जॉर्डन, और इट्स एम वॉज टू डू अ हाई ऑल्टीट्यूड डेटोनेशन ओवर ईरान एंड कॉज दैट टिपिकल EMP न्यूक्लियर अटैक, जिससे पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्ज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रिड. ये संभावना थी, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं दैट इट वाज शॉट डाउन बाय समबडी, पॉसिबली द रशियंस. अब इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, बट जिन लोगों ने इसकी बात की है, पेबे एस्कोबार वगैरह, ही सेज 2 sources have confirmed this, which means that if something like this was being planned, अगर प्लानिंग हुई या हुआ, look at the dangerous escalation. जो पॉसिबिलिटी थी, this also shows the desperation of the Israelis. They didn't have a credible response below the nuclear threshold. अब ये complications हैं. If any of these complications go wrong, it can become the next hot war of Cold War 2.0. अब जो लोग बात करते हैं ना, प्रधानमंत्री जी, मैंने कहीं सुना बात कर रहे थे कि भाई युद्ध के बादल, look at this Ukraine, what is happening here, what is in Taiwan. This should seriously get us worried. भू राजनीति की जो बदलती तस्वीर है, उसके बारे में देखिए. वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज लाइक दिस, कि जो बुनियादी मसला जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का है. जो पावर्स, जो शक्ति संतुलन जो है वो किस प्रकार से बदल रहा है. और मेरा ये मानना है कि ये जो शक्ति संतुलन है जिसके शिखर पर अमेरिका बैठा है, इसको चुनौती दी जा रही है, बगावत हो रही है. इट्स अ रियल चैलेंज टू अमेरिकन पावर. देखिए उसकी बुनियाद क्या है अमेरिकन पावर की. जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ, $950 बिलियन खर्च करता है, 800 बेसिस हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बेसिकली टू गेट द फ्रीडम टू रोम द ग्लोब, जो विश्व भर में घूमने की आज़ादी, एंड टू स्टे एवरीबॉडीज नेबर. यस, बट एंड ये जो आज़ादी है ना, जिसे हम पावर प्रोजेक्शन कहते हैं या शक्ति प्रक्षेपण, ये चैलेंज हो रहा है.
देखिए क्या किया, 1995 का मैंने जिक्र किया ताइवान में, 1971 में US 7th फ्लीट हमारे इधर आई थी। ये डराने धमकाने की जो चीज़, और इसको इन्होंने एक नया रूप दे रखा है, हब एंड स्पोक अलायंस। बट इसके नीचे ये डराने धमकाने की चीज़, और उसका एक और असूल ये था कि हर भौगोलिक थिएटर में इन एवरी रीजन there will be no regional hegemon, not one, no regional hegemon। तो अगर रशिया यूरोप में ताकतवर होता है तो नेटो, वेस्ट एशिया में ईरान को नहीं आने देना, दोस्त को रखना इजराइल को, और उसको टेक्नोलॉजी देना ताकि उसके दबदबे में उसको दबा के रखे। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन को फर्स्ट आइलैंड चेन के बाहर ना निकलने देना, वहीं बांध के रखना। ताइवान तो एक मसला है, बट साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये उनकी बड़ी साजिश है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अंडररिटन बाय अ वेरी पावरफुल डॉलर, जो कि उनकी रिजर्व करेंसी। दोनों चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है। डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सीड हो रहा है, बट बात हो रही है। नहीं सर, सक्सीड नहीं होने की सर जब आप बात करते हैं तो आप देखें कि जब भी सैंक्शंस लग रहे हैं, हम रशिया से तेल रुपीज़ में ले रहे हैं, हम ईरान के साथ ट्रेड रुपीज़ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डी-डॉलराइजेशन तो अमेरिका खुद करा रहा है। बिल्कुल, और उसको चुनौती मिल रही है, खासकर ये जो फ्रीडम टू रोम द ग्लोब। चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है देखिए दो चीज़ें हैं, अब हमारी इकोनॉमी आपसे बराबर में है। दो चीज़ें, या तो पहले ना जी यूज्ड टू से दैट देयर इज स्पेस, लेट्स डिवाइड द पैसिफिक बिटवीन अस। नाउ ही इज सेइंग लेट्स डिवाइड द ग्लोब। ही इज सेइंग देखिए आप अपना दबदबा रखिए, हम अपना दबदबा रखेंगे, बट वैश्विक दबदबा होगा। अगर आप ये मानने को तैयार हैं, सो प्लीज रिट्रीट टू योर कॉर्नर ऑफ द पैसिफिक। इधर मत आइए, वहां से आप दुनिया का एक हिस्सा, हम एक हिस्सा, या आप एक प्रणाली से, हम दूसरी प्रणाली से। दिस इज द मॉडस विवेंडी दैट दे आर ट्राइंग टू रीच। अब इसका वेस्ट एशिया में क्या है? अब देखिए हमारे लिए क्या है एशिया में, हु विल बी दैट हेजमन? विल इट बी चाइना और विल इट बी इंडिया? देयर कैन बी वन हेजमन इन द बैलेंस ऑफ पावर। और ये जो टकराव है, ये होगा भारत और चीन के बीच में इस मसले का हल ढूंढने के लिए। और इस मसले का हल ढूंढने के लिए देयर इज नो पीसफुल सेटलमेंट, इट इज ब्रूट पावर, डेटरेंस, एंड दैट इज वेयर वी मस्ट गेट आवर स्टेट क्राफ्ट राइट। अब देखिए इजराइल में क्या हुआ, ये जितनी हमने बातें की, द रिलेशनशिप बिटवीन द मिडिल पावर्स एंड द लोन सुपर पावर इज बीइंग रीडिफाइंड। इजराइल भी, जैसे आपने कहा, अभी वो बाइडेन का डोंट नहीं सुनता है। वो कहता है देखिए भाई हमारे इंटरेस्ट से हम डिसाइड करेंगे कब जाएं कब ना जाएं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द राइट्स और रॉन्ग्स। ईरान ऑल्सो इज चैलेंजिंग इट। ईरान विल सेइंग भाई आई एम अ रीजनल हेजमन, आपकी अभी वो पावर नहीं रही। तो ये जो चुनौती है, ये जो शक्ति संतुलन के सामने, बैलेंस ऑफ पावर, अमेरिका की जो रिलेशनशिप्स रीडिफाइन हो रही हैं, ये जो रिश्तों की रूपरेखा बदल रही है बिटवीन द मिडिल पावर्स, ईरान, इजराइल, इंडिया एंड द सुपर पावर्स, दिस इज इन माय व्यू वन ऑफ द बिगर चैलेंजेस, जिसके पीछे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं। और इसको हमको समझना ज़रूरी है इस उससे कि भाई हम क्या करें। तो ये मैंने सोचा मैं एक ये बात सर, इसमें एक मेरा सर जो अगला सवाल था वो भी इससे मिलता जुलता ही था कि जब हम क्या करें की बात करते हैं, हम जो फाइटर जेट्स ले रहे हैं या हम जो इंडिजिनियसली भी बना रहे हैं, हमने तेजस बनाया, अब उसका हम एक नया वर्जन, मोर एडवांस्ड वर्जन हम बनाने जा रहे हैं, या हम AMCA की बात करते हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की। सर अगर हम एक 4+ जनरेशन कह लें, तेजस का सर अगर इंजन हम अमेरिका से लेते हैं, उनका मतलब उसकी बॉडी हमने बनाई है जो कार्बन फाइबर बॉडी है, एवियोनिक्स हम अलग अलग देशों से, वेस्ट से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव कि यार उनके एवियोनिक्स हमसे बहुत सुपीरियर हैं। रडार हम वहाँ से ले रहे हैं, रडार हम कोई अपना इंडिजिनस नहीं है। तो सर द पॉइंट है कि और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या वेस्टर्न जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली महंगे हैं। जैसा आपने बताया कि एक $10,000 या $20,000 की मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए, रॉकेट को गिराने के लिए जो मिसाइल लॉन्च होती है वो $2 मिलियन की होती है। तो ये तो आप सस्टेन ही नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। हम या जो फाइटर जेट्स खरीदे, हमने राफेल खरीदा, obnoxiously एक्सपेंसिव, उन पे जो मिसाइल्स लगी हुई हैं, जो AMRAAMS मिसाइल्स हैं या मीटियोर मिसाइल है लॉन्ग रेंज, वो $10 मिलियन की एक मिसाइल है। तो सर
आई मीन अगर हम सपोज वी गो इनटू वॉर विद कंट्री लाइक चाइना और या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, तो उन पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है जो कि एक चाइनीज फाइटर जेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, तो क्या हम उसके साथ अगर हम डॉग फाइट में जाते हैं अपने रफेल के साथ, तो हम एक 50-60 मिलियन डॉलर का एक फाइटर जेट ले करके और 10-10 मिलियन डॉलर की मिसाइल हम लॉन्च करेंगे ये 2-4 मिलियन डॉलर के फाइटर जेट्स गिराने के लिए? देखिए ये ना, ये बड़ा क्या कहते हैं गंभीर मसला है और इसका हम बड़े सालों से हल नहीं ढूंढ पाए। कंसेप्चुअली वी डिड इट राइट। हमने क्या किया सर, हमारे साइंटिस्ट क्या मतलब ईरान से बेटर नहीं है? आई एम कमिंग टू दैट, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कंसेप्चुअली जो हमने किया बिल्कुल बुरा नहीं था। हमने DRDO खड़ा किया, डिफेंस रिसर्च, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लॉन्ग टर्म रिसर्च करेगा। PSUs थे, ये हमारी असले बनाई। कंसेप्चुअली नथिंग वाज राइट, बट देन दे degenerated into these islands of mediocrity कि साहब हम बनाएंगे लेकिन सब बटोर के बनाएंगे, अपनी कोई टेक्नोलॉजी, लेजीनेस, मीडियोक्रिटी, यू हैव टू एडमिट दैट। PSUs का भी ये हाल हो गया। तो है तो सब कुछ। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेक, आई कीप मेकिंग ऑन ऑल्सो, you need talent. You have to have the humility to say that we need the best talent from the world. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी अमेरिका ने चिप्स एक्ट लगाया, चाइना मुश्किल में आया चिप्स के पीछे, उनको पता है अब उनको अपनी चिप्स अप करनी है। Straight away they have started telling all Chinese from all over the world in the best universities come back. Firstly, appeal to patriotism, and when you come we will pay you the best, rock star pay. हम नहीं कर सकते क्या ये? हमारे भी तो बाहर बैठे हैं। Why can't Sundar Pichai and all that come? I mean, a grand plan. You may say it's theoretical. You need that kind of talent to build these kind of technologies. In the next game, AI, if you don't have this kind of talent, you will again get bypassed. So when it comes to cutting edge technologies, you need cutting edge talent. This normal talent will not do for this kind of stuff. Why? The question is, see, America का हमने 2 बात की, those aircraft carriers, the dollar, talent. They take talent from all over the world. हमारे इंडियंस तो वहाँ बैठे हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. So they never suffer from adverse demographics. उनको कभी बुढ़ापे का असर ही नहीं पड़ता है. टैलेंट तो दुनिया से आ रहा है. That talent goes to the universities, creates wealth, generates technology. So मैं इतने दिन से कह रहा हूँ कि China is on the back foot, मुश्किल में है. But one reason why China will come back because it is innovative. It respects talent. हमारे यहाँ ये विडम्बना हमेशा से रही है. फिर DRDO कहता है साहब हमको और समय चाहिए, और समय चाहिए. तो जब कोई क्राइसिस आती है, सर्विसेज कहते हैं कि सब हम लड़ेंगे कैसे, तो वी कॉइंड अ फ्रेज दैट फॉर ऑपरेशनल रेडीनेस वी विल बाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी. मतलब वो बाहर से ले लेंगे, बाकी ये बनाएंगे. अब जब भी आप बाहर से ले लेते हो, इनको इंसेंटिव ही नहीं होता है वो बनाने की. So there is no option but to go through the LCA route, in my view. I may be wrong. कि साहब बनाना हमने ही है, but तब्दीली क्या करनी है? Not only DRDO but get cutting edge talent. Give them independence. आप देखिए स्पेस ले लीजिए. Why is it हम एक्सप्लोरेशन में इतने आगे हैं? ISRO is not doing badly, doing pretty well. तो हमारा टैलेंट है, हमारे पास. दूसरी जगह हमने क्या किया? नहीं, स्पेस इज very strategic. So no private sector in business. Defense, no. True strategic. And we too don't militarize space. Stupid policy. The whole world was leveraging space. So when you had a natural advantage in space today on a back foot, अभी develop हो रहा है ISPA के साथ. So ये जो हमारी सोच है, तकियानुसी ख्याल हैं, they are the biggest problems. Indians are not problems. We are brilliant people. हमारे बंदे तो बाहर बैठे हैं. But ये जो this is bureaucratic thought, तकियानुसी ख्याल, not thinking big, not thinking in time. What was this idiocy 2012 तक that we don't militarize space? Space has become a domain of war fighting. अभी these are very complicated matters. Therefore, see, the बुनियादी चीज़ is talent. और जो national security है, राष्ट्रीय सुरक्षा और allied matters पे you need deep debates. How many people in India debate the geopolitics of space? How many can debate the geopolitics of AI? AI में भी अभी वही सवाल आ रहा है. देखिए ये सब US, चीन वगैरह यही लोग यहाँ आने लगे हैं. चीन तो उतना नहीं, US
Responsible AI. अरे बिल्कुल responsible यार, but not when you have 300 large language models and I have none. So it is, this whole technology game is complicated in that sense. So talent, clear-headed thinking. ये जो मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, हमारा यही मानना था बहुत सालों तक कि भाई सिविल एरिया में हम आगे जाएंगे, मिलिट्री में ज़रूरत नहीं है हमको. यू आर पेइंग द प्राइस फॉर ऑल दोज टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट. अभी ये जो DRDO रिफॉर्म वगैरह ये हो रहा है, so it has to be indigenous, it has to be the reform route. You are right, nobody will give you technology. Except when you build co-joint military business cases. For example, आपके शो में मैं पहले ही भेजूंगा, अभी बाहर क्या हो रहा है. Now we can do this. बाहर देशे जैसे ड्रोन्स आप ले ली. अच्छा, today see now you have to relocate air power. Air power में these fancy jets are important, but they no longer matter totally. Look at what happened in Russia. See how fascinating this world is. अभी तक जितने लैंड कैंपेन्स थे, you had air power. So you had air superiority. Once you had air superiority, your tanks could maneuver and you could fire. Air power ही नहीं थी. There was no air superiority because those jets could not come. AD has proliferated so much, so strong that the jets can't come. When you have no air superiority, you can't maneuver. When you can't maneuver, what gets topmost priority? Firepower. जब maneuver ही नहीं है, बस firepower, तो जितने गोले आप दागेंगे आप जीतेंगे. यही हुआ. So they are interconnected. AD, air power. Now character of air power is changing. Today air power में ये देख लिए, you need drones, you need cruise missiles, you need ballistic missiles, you need hypersonics, and you also need jets. But that whole mix has to be, you have to be on your toes, constantly thinking. मेरे समझ में ये जो plans है ना 2050 MMRCA, बेकार के plans हैं. 25 साल में तो, so you cannot have these 10-year plans. ये जो पूरी धारणा थी ना, we have to revisit them. Defense takes long. Defense takes long, but in the short periods it changes more than any other game. So while you must think long, you have to be equally agile. Every year you have to make corrections. सर, प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने और आज 2024. इस 10 साल में दुनिया कितनी चेंज हो गई है, वॉर फाइटिंग कितनी चेंज हो गई है. हमने आपके पिछले शो में बात किया था, and I said we have done the most comprehensive reforms. We have done it, but in 2 areas I told you. One is the enormity of the China challenge, and one is the complexity. Things are changing. It is still not good enough. तो अभी देखिए, इसके साथ जो है ना, ये जो पूरी घटनाएं जिसकी हमने बात की, अब भारत के लिए क्या सीख है. मैंने आज आपके लिए एक 10 सूत्री रोड मैप तैयार किया है. उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर चलेंगे. कि पहली बात जो मैंने ये कही, देखिए ये जो शांति का जो लाभांश है, पीस डिविडेंड, लेट्स मेक यूज ऑफ इट. हमारी किस्मत है कि लड़ाई कहीं और हो रही है, बट वो धीरे धीरे चल के यहीं आएगी. आई कैनॉट सी इट गोइंग एनी अदर वे. सर, डोकलाम और जो चाइना के साथ गलवान में हुआ, वो कोई हमको नोटिस देके तो हुआ नहीं था. बिल्कुल. तो अभी ये जो रोड मैप है ना, जो दिशा मानचित्र कह लें, दिशा मानचित्र रोड मैप, फर्स्ट इज लेट अस रिव्यू आवर रेडीनेस. यू सी रेडीनेस ऑफ IDF, readiness of USA, so readiness in terms of your ability to fight. Readiness, very different from Atmanirbharta and defense and all that. Stockpile review. जब वहाँ 15 राउंड बचे, 40 राउंड बचे, we have to, I'm sure some of it must be happening. If it is not, I want to reinforce it. 40i, 30i, not for short range, high intensity combat. यही रशिया ने सीरिया में कमाल कर दिया, जब वो जेट 2 दिन जाते थे जूजा करके. यहाँ देखिए 2 साल तक कुछ कर नहीं पाए. लुक एट दीज लेसन्स. एयर पावर, फाइटर्स आर नॉट गुड इनफ. आई एम यू नीड दीज ड्रोन्स, वेरियस क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल्स. अच्छा, कि जो एक है ना, जो वेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है, डज नॉट प्ले सो मच एम्फेसिस ऑन मिसाइल्स, इट फोकसेस ऑन फाइटर्स, दैट काइंड ऑफ. आई थिंक दैट इज फंडामेंटली चेंज नाउ. दिस ड्रोन मिसाइल कॉम्प्लेक्स इज विनिंग. सो वी हैव टू रीविजिट आवर एयर पावर इन दैट सेंस कि भाई, शुड इट बी जस्ट फाइटर्स? फॉर डेटरेंस नाउ इंडिया, हम बात करते हैं 3rd largest, 5th largest इकोनॉमी, जो भरत कर्नाड जी बात करते थे. डोंट वी नीड अ लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्ब? आई थिंक द टाइम हैज कम टू थिंक फॉर इट. वी आर टॉकिंग इन द फॉरेन पॉलिसी एरिना, IMEC, टू कनेक्ट मिडल ईस्ट, यूरोप. वेरी गुड आइडिया, आई सैल्यूट इट. नाउ दैट डे आई हर्ड Dr. Jaishankar talking of linking Indo-Pacific with IMEC. Very good idea. Who will secure this? So should we start talking of power projection? I feel the Indian military, there are 3 areas: territorial combat, strategic deterrence, and power projection. Territorial combat, maybe we are reasonably okay.
strategic deterrence, gun missile complex, AD. Look at the network of radars which saved Israel. ANTPY-2, Aegis, Arrow missiles, David Sling, Iron Dome, सबका अलग अलग प्रयोग, sophistication. You need this network enabled by American space assets, those fighters in the air, तब वो बचा पाए. Hypothetically, अगर हम पे ये 500 मिसाइल्स का एक पैकेज आता है चाइना से, do we have the same AD network? I have my doubts. This is a project for the next 10 years. We have to see AD, gun missile, drone missile complex, precision की हमने बात की. 2 साल लगे रशियन एयरफोर्स को अपने मिशन को प्रिसाइज बनाने में. एयर पावर ऑडिट, भाई ड्रोन्स कितने चाहिए, ballistic missiles, cruise missiles, these are absolutely, space force has to be raised as of yesterday. I'm not saying 4-star बहुत बड़ा, but someone smart 2-star 3-star who's looking at the space capacity. भाई स्पेस फोर्स क्या है, वो बड़ा अच्छा बताते हैं जनरल सॉल्ट्समैन. इट इज नॉट कि भाई इनसैट 4B 3B 5 साल में आएगा, 6 साल में आएगा, फैट जूसी टारगेट्स. दीज आर द सैटेलाइट्स आई हैव टू डिवाइस फॉर माई ऑपरेशनल पर्पज. लद्दाख में लड़ने के लिए किस प्रकार की सैटेलाइट, वो हमारे वेयर हाउस में होंगी, निकलेगी, हम लॉन्च करेंगे. स्पेस इज बिकमिंग लाइक दिस. अरुणाचल में लड़ने के लिए किस प्रकार की स्पेस, मैरीटाइम डोमेन में किस प्रकार की सैटेलाइट्स. They have to be in our warehouse and launched. I, with the scientists, have to decide what orbits I need, what kind of equipment I need there. It cannot be these 10-year projects. पूरी दुनिया ही बदली हो जाती है. जनरल सॉल्ट्समैन, when he was raising Spacecom, he said, यार ये मेरे को रोज ब्रीफ करते हैं, इतना वर्टिकल, ये प्रोक्योरमेंट वर्टिकल, ये SpaceX क्या कमाल कर रहा है. He goes to SpaceX. वहाँ पूछता है, how do you get your stuff? They are the private sector. He says, if I want something, I tell Weber, 4 दिन में आ जाता है. He says, you don't have procurement vertical. He says, नहीं. He comes back and says, Spacecom will be raised like SpaceX and not like CENTCOM. So you need these agile structures, space, cyber. मैं आपको बताता हूँ, जब असली साइबर अटैक्स आए यूक्रेन पे, 14 दिन के अंदर they were forced to migrate to cloud. Their military, national security and business. This may be the pressure on us. We have a war mobilization plan. Do we have a cyber mobilization plan? You may be forced to migrate to cloud. This entire AI business cannot be without data mobilization, for which you need a very secure cloud. और सर जो साइबर की जो कैपेबिलिटी चाइना के पास है, वो रशिया से कई गुना एडवांस्ड है. कई गुना है. तो आप देखिए क्या चुनौती है हमारे पास. अब आई एम नॉट सेइंग इसमें से कुछ हो भी रहा होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ऑल दिस हैज टू पिक पेस. ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, देखिए बहुत चीज़ों को हमको फंडामेंटली इसको रिविजिट करना है. जो रक्षा खर्च का के जो मापदंड हैं उस पर पुनः विचार होने चाहिए. लेकिन मैं कह रहा हूँ, इफ आई एम रॉन्ग, आई वांट टू बी करेक्टेड. अभी चाइना का डिफेंस बजट अनाउंस हुआ, 7.2% इज देयर ग्रोथ इन देयर डिफेंस बजट. 7.2%. इकॉनमी उनकी सिर्फ 3 to 4% हो रही है. तो इन अ इकॉनमी जिसमें मंदी आ रखी है, दे आर प्रिपेयर्ड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस. व्हाई? आर दे सीइंग समथिंग विच वी आर नॉट? हमने एक वेस्टर्न मॉडल है ना, 2% 3% स्टैंडर्ड, बिना सोचे उसको अडेप्ट के. इन वर्ल्ड वॉर 2 USA used to spend 50% of its budget, of its GDP. Cold War it was 6%. Reagan years it went to 9%. It varies according to the threat. हमारे यहाँ जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं 2%, 2.5%. Why is China doing 7.2? हम उल्टा कर रहे हैं. We are growing at 7 and spending only 2%. Is China callous? It's India wise. All these issues सर इंडिया में सर एक प्रॉब्लम तो सर ये भी है ना कि आपको सब्सिडीज भी देनी है, आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके 25 लाख करोड़ माफ भी करने हैं, आपको लोगों को मुद्रा में 20-20 लाख रुपए का लोन भी देना है, मतलब हर एक युवा को. आई मीन सर ये, और फिर बेरोजगारी भत्ता देना है. अभी एक इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी को कहती है हम घर बैठे 1 लाख रुपया देंगे. ये जो एग्जैक्टली दीज आर्गुमेंट्स वर रेज्ड पहले. डेमोक्रेसीज दे आर नॉट लाइक कम्युनिस्ट कंट्रीज, दे कैन सप्रेस. फर्स्टली इट्स नॉट ट्रू. जी पे उतने ही प्रेशर्स हैं टू इंश्योर दैट देयर इज
इक्विटी दे में भी ऑटोक्रेटिक, दे आर नॉट फूल्स, उनको लोगों को लेके चलना पड़ता है, उनके ऊपर भी ये प्रेशर, जी के ऊपर प्रेशर्स हैं, जी खुद ही कह रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसे कम करो, ही इज गॉट आफ्टर जैक मा, दोस प्रेशर्स आर एवरीवेयर, येट ही इज वाइज इनफ टू स्पेंड ऑन डिफेंस. Are we wise enough is my only question. If we are wise enough not to, please don't do. But see, don't do, then at least be very conscious. Don't do जो आपने यूक्रेन में किया, पहले वेपन्स ले लिए, फिर उन न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए उनसे, फिर उनको कुछ दिया नहीं, फिर कहा भाई डेटरेंस इज कॉस्टली, फिर उनको इस तरह फंसा दिया, 25 राउंड और कितने 15 और 40, ये कोई बात नहीं. वी हैव टू केयरफुली सी दिस. So strategic deterrence, हमारा territorial combat is good. Strategic deterrence, gun missile complex, space, cyber, and power projection. Why today, if you don't start investing in power projection, 2015 उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है, turn to the seas. You know, power projection doesn't mean jackboot around the world, but ISR, radars, ships which are more outgoing. How will you battle the Chinese tomorrow? I think again I must quote Bharat Karnad. He says either you have an option of meeting the enemy at your doors or your borders, or meeting him 5,000 miles away. It makes sense. It makes sense to meet him 5,000. So power projection. इन चीज़ों पे हमको तवज्जो देना है, and I am very confident it can be done within existing budgets. It is not a matter of budgets. It is first a matter of thought. Getting talent back is not costly. That is a thought. Why is our talent going abroad? And also these strategy, if China's strategic military program is driven by Nobel laureates and yours is driven by, say, Raj Shukla, scientist G, I cannot match him. तो फिर आपके वही होंगे cost overruns, time overruns. तो सामरिक जो निवारण है, strategic deterrence और power projection. और ये जो मैंने ना ये points बताए, ये एक रोड मैप है पूरी, जो ये जो आज आपने जिन चीज़ों के बारे में बात की है उस सिलसिले में. थैंक यू सो मच सर. आज का डिस्कशन हमारा काफ़ी लंबा भी हो गया. लंबा हो गया? कितना हो गया? लगभग 1.5 घंटे का हो गया. और मज़ेदार हुआ है मेरे को. हाँ, बढ़िया हुआ है. एंड और वो हमारा सैम और सगत अगले हफ्ते, वो मेरी गलती नहीं, आप थोड़ा वो आप जी पिताजी का आई मीन वो भी बात है, आप कंडोलेंसेस टू यू. थैंक यू सर. तो थैंक यू सर. पीछा हो गया. नेक्स्ट वीक. ओके, डेफिनेटली. थैंक यू सर.